Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. अनेकता में एकता इस देश की शान है। बस इसीलिए तो भारत देश महान है। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। दोस्तों, आपको पता है विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न समुदाय, कितने ही तरीके के लोग भारत में बसे हैं। यह एक तरह से जंगल में बुना हुआ वो जाल है जिसमें हर एक तरह का चिड़िया, जानवर, इंसान, हर कोई व्यक्ति रहता है। इसीलिए भारत ने जो नारा दिया है वो वसुधैव कुटुंबकम का दिया है कि पृथ्वी, ये जो धरा है वो सबका परिवार है, किसी एक का नहीं है। और उसमें भी अगर भारत की बात कर दूं तो वो वाली बात आ जाती है कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर ले जी। दोस्तों, ध्यान रखना, आज आपको एक ऐसा वाक्य सुनाऊंगा, अंबेडकर साहब का सुनाऊंगा, और आपको एक गलती दिखाऊंगा। देखिए, वैसे पढ़ाने में टीचर अच्छे हैं, जैसे भी हो, बहुत सम्मान है, काफी नाम भी है, लेकिन कहीं कहीं कोई आदमी गलती कर जाता है तो उसका पकड़ना भी हमारा काम है। मैं आज खान सर के बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने एक तथ्य में थोड़ी मिस्टेक कर दी और उससे एक गलत मैसेज जा सकता है। क्योंकि कई लाखों में लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा गलत मैसेज को रीवेरीफाई करना चाहिए और उसको करेक्ट करके दोबारा डालना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आर्टिकल को देखना, जबरदस्त चीज है। सबसे पहले, नॉट जस्ट पंजाब, जम्मू कश्मीर सेट टू होल्ड ब्लैकआउट मॉक ड्रिल इन अनंतनाग। ध्यान रखना, आप मॉक ड्रिल के बारे में जानते हो ना, जो दिल्ली में हुई थी अभी कुछ दिन पहले। उस समय पर क्या हुआ था, मॉक ड्रिल ही हो रही थी और अचानक से पता चला कि रात को पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। इसलिए मॉक ड्रिल अगर भारत में कहीं भी हो रही है तो सबसे पहले डरने वाला मुल्क है पाकिस्तान। उसको डर लग जाता है कि आज हम पर हमला होगा भाईजान, हमला अचानक होगा। हां, देख लीजिए, पंजाब का बॉर्डर, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, भारत का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, और पूर्ण रूप से जबरदस्त तरीके से मॉक ड्रिल यहां पर तैनात है। अब धुआंधार ब्लैकआउट होगा, यानी बिजली जाएगी, सायरन भी बजेंगे, उस टाइप की जैसा दिल्ली में हुआ था वैसा ही। आप बताइए, ऊपर लिखा हुआ है, एज समथिंग बिग इज कमिंग इंडिया ड्रिल्स। क्या कोई बहुत बड़ी चीज आपके साक्षी बनने जा रहे हैं आप उसके? हां, मेरा अनुभव कहता है आप बहुत बड़ी चीज के साक्षी बनने जा रहे हैं। एक हल्का सा क्लू दे दूं अगर आपको हो तो दे देता हूं। देखिए, ध्यान रखना मेरे जाबाज साथी, 300 बस्तरबंद गाड़ियां। बस्तरबंद गाड़ी का मतलब क्या होता है कि जिस पर कोई आईईडी फेंक दे, यहां तक कि हैंड ग्रेनेड फेंक दे, गोला फेंक दे, उसको भी वो झेल जाएंगी। 300 गाड़ियां चली थी और वे चली थी कहां के लिए? मणिपुर के लिए। लेकिन उसमें से 200 गाड़ियों को मोड़ दिया गया कहां की तरफ? वेस्ट बंगाल की तरफ, क्योंकि आपको पता है वहां पर क्या मंजर है। लेकिन एक आपको क्लू दे देता हूं, हालांकि आप कहेंगे सर गवर्नमेंट से पहले आपको कैसे पता चल रही है, तो यह चीज तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक अंदाजा देके जाता हूं। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आर्टिकल लेके मैं आऊंगा ही कुछ दिन बाद। जब ये इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे, आप मणिपुर में बहुत बड़ा कांड देखेंगे, और मणिपुर में आप ऐसे ही खत्म होते देखेंगे म्यांमार से आने वाले उल्फा फोर्सेस की ड्रग्स को, जितने भी चाइनीज घुसपैठिए हैं उनको, जितने भी यहां बांग्लादेश से घुसपैठिए जा रहे हैं उनको, आप देखेंगे उनकी खाल उधड़ते हुए। जैसे आपने भारत में नक्सल को खत्म होते देखा है, वैसे ही आप अगला टारगेट मणिपुर है। ये सारी गाड़ियां चुनाव के बाद मणिपुर पहुंचेंगी और बड़े पैमाने पर वहां ऑपरेशन करने जा रही है भारत की सरकार। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे मणिपुर में दंगा थम नहीं रहा है। वहां सीआरपीएफ के जवान को ऐसे गिरेबान पकड़ के उल्फा फोर्सेस के घुसपैठिए, कहते हैं गाड़ियों से नीचे उतरो, तुमको तुम्हारी मां का दूध याद दिलाते हैं। वहां बहुत इंसर्जेंसी है और इसका इलाज भारत सरकार करने जा रही है। आप देख लेना इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए, दिस एक्सरसाइज एम टू फैमिलराइज सिटीजन विद द इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल ड्यूरिंग ब्लैकआउट क्राइसिस सिचुएशन इन इवैक्यूएट रेडीनेस पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो ब्लैकआउट यानी अंधेरा करके, सायरन बजा के जो परेड की जाती हैं, जो ड्रिल्स चल रही हैं, वो सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए होती है कि कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। आप इस चीज के लिए तैयार रहें। रातों रात कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। युद्ध, बड़े युद्ध कभी भी कहकर नहीं शुरू होते, वे रातों रात शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। बहुत ध्यान से देखिएगा, डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान अमेरिका की, और मुनीर का झुकाव, ईरानी एक्सपर्ट ने खोली पोल। कल की खबर पता है कि नहीं? नहीं पता है तो ध्यान से इस बात को देख लेना थोड़ा, कि इधर से ईरान, उधर से अफगानिस्तान और इधर से हिंदुस्तान, और सुअर बनकर कुचल गया है पाकिस्तान। देखिए, आपको सबूत दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ईरान ने क्या किया है, कल परसों तो बहुत इसकी बड़ाई कर रहा था कि हमारे भाईजान ने यह बात करा दी, बहुत अच्छा लग रहा है शहबाज चौधरी आपसे, और शहबाज चौधरी ने नीचे से उसका बटुआ मार दिया। आज उसको पता चल गई कि यह तो चोर है। देखिए ना, कहता है कि ये जो मीडिएशन टॉक्स हो रही हैं, आर्मी चीफ ये जो आसिम मुनीर है, उसका सीधा सीधा झुकाव है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। यानी पाकिस्तान इज प्लेइंग अ डबल गेम
he is publicly maintaining the relations with the United States and privately maintaining the Iran's capital Tehran as well. डायरेक्ट कंडेम किया है और उन्होंने कहा है ये जो दलालगिरी तुम कर रहे हो, आपको सुनाई देता हूं, उससे ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि इसको पाकिस्तान को एक्यूज किया है कि मुनीर दल्ला है। किसका? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का। यहां देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये अखबार बोलते हैं। और मैंने आपसे कहा था, मुझे एक दो बंदे ने कहा सर आप तो टीचर हैं, आप इनको दलाल मत बोलिए। अब टीचर तराजू को तराजू नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? वजन तोलने वाला। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, यहां जयशंकर साहब, द टॉप डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कह रहा है कि पाकिस्तान इज दलाल। देखिए, ईरान के सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान को डबल गेम खेलने का आरोप लगाते हुए उसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर को निशाने पर लिया है और कहा है कि इस्लामाबाद अमेरिका की ओर झुकाव रखते हुए ईरान के साथ समानांतर संपर्क बनाए हुए हैं। झुकाव तो अमेरिका की तरफ है, लेकिन संबंध कहां बनाए हुए हैं? ईरान के साथ भी। यानी पैसा इधर से भी आए और इनका बुरा भी ना बनूं, दोनों तरफ से मौत टलती रहे। ये देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कर रहे हैं आसिम मुनीर को। स्थिति ऐसे सामने आई है जबकि पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी एक्सपर्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को दरकिनार किया है और कहा है कि अमेरिका की ओर से 15 से 16 नई शर्तों पर थोपने की कोशिश कर रहा था। हमने यह कह दिया है ऐसा गाल पे मारूंगा, भगा दिया। नो टॉक्स एट ऑल। उन्होंने कहा अपने मन से कुछ भी कह रहे हैं, सीज फायर वहां हो जाएगा, यहां सीज फायर हो गया, यह हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ईरान का भी अभी चेहरा खोलूंगा, ध्यान रखना। भारत का जो शिप है वो ईरान ने कैप्चर कर लिया है। मुझे समझ नहीं आता है, अब तो भारत को बोलना चाहिए प्लीज। हम भारतवासी हैं, हमारा भी मन करता है, हमारा भी वेलर है, प्राइड है। इतनी बड़ी नेवी, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतनी बड़ी आर्मी, कोई भी टुच्चा मुच्चा आकर हमारे जहाज को कैप्चर कर लेता है, उस पर गोलियां चला देता है। कुछ तो अब एक्शन लेना होगा, एक्शन तो लेना होगा मेरे प्यारे भाई। भारत के 2 जहाज हॉर्मुज में होकर आ रहे थे और IRGC, ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं ईरान के, इन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और अपनी तरफ ले गए, अपनी टेरिटरी में ले गए वहां से। और इल्जाम क्या लगाया इन्होंने कि इन्होंने ASI का उल्लंघन किया है, यानी इन्होंने रडार बंद कर दिया जिससे हम पता ना लगा पाए कि ये इस पानी में चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये इल्जाम लगाया है। अब एक बात और आपको बता देता हूं आगे। देखिए, पाकिस्तान प्रो US सो नो पीस टॉक, इन्होंने तो कैंसिल हो गया, कोई टॉक नहीं होगी, पीस टॉक ना। देखिए, इजराइल हैज आल्सो अक्यूज पाकिस्तान अर्लियर। इजराइल ने तो पहले ही कहा था इस चोर पर भरोसा मत करना, डायरेक्ट कहा था उसने, ये चोटा है, इस पर भरोसा मत करना, चलते चलते पर्स मार जाएगा, पैसे निकाल लेगा, पर्स वापस रख देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये उनमें से हैं। समझ गए? क्योंकि रोटी इनके खानदानों पर नहीं रही है, इसलिए चोरी करने की आदत इनको बचपन में ही लग गई है। यहां देखिए, ये कौन है? इजराइल क्वेश्चन पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी। उन्होंने कहा हमको इसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन है। आपने एक मीम देखा होगा, आजकल वायरल हो रहा है काफी, यहां डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, यहां खेमेनी बैठा है मुजतबा, और ये टेबल है और यहां पाकिस्तान खड़ा होकर पहले इससे पूछता है, फिर भागता है, यहां जाता है, फिर इससे पूछता है, ये मना कर देता है, फिर भागता है, इधर आता है। ये मीडिएशन हो रहा है, एक वायरल हो रहा है वीडियो, बहुत तगड़ा, आपने देखा होगा, मेरे ख्याल नहीं देखा है तो देख लेना जरूर, वही मिल जाएगा यूट्यूब पे कहीं। तो इसने कहा है इजराइल ने कि ये क्रेडिबल पार्टनर नहीं है, इस पर भरोसा नहीं करना है। ईरान ने अभी इस पर आरोप लगाई दिया कि ये 2 मुंहा सांप है, डबल गेम खेल रहा है। भारत का शेर पहले ही दहाड़ चुका है कि इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ दलाल नेशन, इंडिया इज नॉट। और यहां पर यह कह चुका है पहले ही कि ये बेगैरत लोग हैं, ये गनीज लोग हैं, और इन लोगों को समझ जाइए अफगानिस्तान क्या कहता होगा। मैं इतना ही कह रहा हूं, इतना काफी है, ठीक है? ये ध्यान रखना मेरे भाई। तो चारों तरफ से ऐसा एक देश है जिसकी चारों तरफ से थुई थू हो रही है, वो है पाकिस्तान। अब देखिए, ईरान न्यूट्रलाइजेस पाकिस्तानी टेररिस्ट। कल क्या हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको मैप में दिखाता हूं। पहले कल क्या हुआ है, यह है अफगानिस्तान का इलाका। देखिए, ये जो इलाका है, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, किससे? ईरान के साथ, ठीक है? और ये जो इलाका है, ये बॉर्डर है दलालिस्तान का, किसके साथ? ईरान के साथ। यहां अफगानिस्तान, यहां दलालिस्तान। अब ये जो इलाका है, यहां पर कोई आतंकवादी ग्रुप रहता है। यहां कल आतंकवादियों को, टेररिस्ट को ठोका है किसने? ईरान ने। पाकिस्तान के टेररिस्ट ने भाई साहब, आपको बताऊंगा। आप कहें सर ऐसे तो आप ऐसे ही नाम लगा रहे, हम कैसे मान लें ये पाकिस्तान के? सबूत दिखाऊंगा, टेंशन की तो बात ही नहीं है। देखिए यहां पर पहले, ईरानियन फोर्सेस न्यूट्रलाइज टेरर टीम्स एट पाकिस्तान बॉर्डर, सेवरल टेररिस्ट किल्ड। कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतल के ऐसे उनका मुंह उछल दिया जूते से। दूसरी बात, पाकिस्तान के रास्ते घुस रहे थे आतंकी, सीमा लांघते ही ईरान ने गोलियों से भूना। सिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त टेंशन है।
मैं आपको बताता हूं, यही है वो सिस्तान बॉर्डर, देखिए ये वाला। अब यहां क्या हो रहा है, सिस्तान और बलूचिस्तान ये एक ही जगह पे, क्योंकि ये वाला इलाका जो है वो बलूचिस्तान का इलाका है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं ये कहानी क्या है। देखिए यहां बलूचिस्तान में यहां सुन्नी मुस्लिम हैं, बलोचों से अलग बता रहा हूं, बलोचों से अलग। यहां एक सुन्नी ग्रुप है, वो पाकिस्तान के लाहौर से हैंडल होता है और वो ईरान में घुसपैठ करते हैं चोरी चकारी के लिए, साग सब्जी टमाटर फल फ्रूट, और तो क्या ही चोरी करेंगे भाई, खाने पीने के बांधे हैं ना, तो इसलिए एक आधा बाल्टी पानी भर के इधर से ला रहे थे, पीछे से किसी ने गोली मार दी, दरवाजा सा खुल गया, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यह वाला जो इलाका, यहां सुन्नी ग्रुप आया, मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूं। देखिए जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप, यह ग्रुप है इनका। जैश अल अदल आप समझते हो क्या है, जैश अल जुल्म, जैश अल जुल्म ही जैश अल अदल है, कि कहते हैं कि जुल्म ना करो। ये कौन कहते हैं, ये ईरान वाले कहते हैं कि जुल्म ना करो, जैश अल अदल। और इस वजह से ये तब तब घुसते हैं, तब तब ईरान को टेंशन होती है। अब सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ईरान किलिंग सेवरल टेररिस्ट, और तस्निम न्यू एजेंसी रिपोर्टर, ये रिपोर्ट है कि यहां पर आए हुए जितने आतंकवादी थे सबको ठोक दिया ईरान ने। दूसरी बात, जैश अल अदल हैज लॉन्ग बीन एक्यूज्ड ईरान आईआरजीसी फॉर एक्टिंग एज एन आर्म ऑफ पाकिस्तान आईएसआई। जो ईरान में आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरान की सेनाएं, वो हमेशा से ये जो जैश अल अदल है इस पर आरोप लगाती है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है। अब एक बात बताओ, मैं और आप कैसे माने कि ये पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है? चलिए सबूत दिखाता हूं, इनके धागे खोलता हूं, ये जो खाते हैं इनको एक बार फिर खिलाता हूं। देखिए ये जैश अल अदल जो है वो एक मिलिटेंट आतंकवादी ग्रुप है, और यही दोनों देशों के बीच में दिक्कतें पैदा करता है। जैश अल अदल मिलिटेंट ग्रुप नियर बॉर्डर एरियाज, स्पेशली इन बलूचिस्तान की तरफ से। तो इसमें बलूच शामिल नहीं है, सुन्नी मुस्लिम है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए 2016 में यही जो जैश अल अदल है, इसने किडनैप किया था भारत के नेवी कमांडर को, स्पाई समझकर। किसको? कुलभूषण, देखिए ना कुलभूषण जाधव, इसको इन्होंने यहां पर सरबाज नाम की जगह से ईरान ने रिपोर्टेडली ये ट्रेस किया और बताया कि ये इन अल अदल ने इसको ले गए हैं, और इन्होंने उसको किसको दे दिया? पाकिस्तान की आईएसआई को दे दिया है। वो आज भी पाकिस्तान की आईएसआई के कब्जे में है, भारत का जासूस के नाम पर। तो जब जैसे अल अदल ने इसको गिरफ्तार किया तो ये आईएसआई के पास कैसे पहुंच गया? इसलिए ईरान का आईआरजीसी कहता है कि ये जो ग्रुप है आतंकवादियों का जैश अल अदल, ये काम करता है आईएसआई के लिए। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट कनेक्शन है। अब अफगानिस्तान ज्वाइंट चैम्बर फॉर्म्स बॉर्डर कमेटी विद नेक्स्ट डोर इन ईरान। अब अफगानिस्तान ने तो कहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी अब्बी अम्मी बंकर में भी होगी तो बंकर में भी चूल्हा नहीं जला पाएगी, वहां की हवा बंद कर देंगे। ये किसका डायलॉग है? ये अफगानिस्तान वालों का डायलॉग है मेरे दोस्त। तो अफगानिस्तान अब ईरान के साथ मिल गया है, क्योंकि ईरान भी समझ गया है कि ये किस नस्ल की खेती है। समझ गया है अब ईरान। पहले बहुत बड़ाई कर रहा था कि हमारी बात करवा रहा है, ये है, ये तो ये इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अब आ गई समझ में। अब ये दोनों एक हो गए। ये कौन है? मुत्तकी, और ये कौन है? अरागाची। यानी ईरान और अफगानिस्तान दोनों एक हो गए हैं, और दोनों का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। हाल आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में इनके क्या होंगे। देखिए ये ईरान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष हो गया, और ये है सूअरिस्तान। क्या है ये है सूअरिस्तान। यहां पर अब आप सोच लीजिए कि इनकी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि भारत में तो वो चल गई, ब्लैकआउट ड्रिल्स चलने लग गई, यहां तो हो रही हैं। किसी रात आपको सुबह खबर आएगी कि आधा पाकिस्तान खत्म हो गया। कहां गए लोग? देखे तो लोग पुलिया पर बैठे हैं, वहां अपनी पोटली लेके कि हम पाकिस्तान खत्म हो गया है, हम भारत में रहना चाहते हैं, रह लें क्या? हम कहेंगे रह लो नहीं नहीं, अब नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान विल बी चोक्ड इन ट्रायो कोइंसाइड एट एनी पॉइंट इन फ्यूचर एज वेल। 3 आर इरिटेटेड बाई पाक्स टेररिज्म। देखिए ये तीनों हैं जो पाक के टेररिज्म से इरिटेटेड हो चुके हैं, ईरान भी, अफगानिस्तान भी और भारत भी। तो इसका अब आप समझ लीजिए इसकी क्या हसर होने वाला है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक बात आपको बताऊं, ट्रंप की बहुत बड़ी हार बता देता हूं आपको। कहते हैं दुनिया की सबसे तगड़ी नेवी ट्रंप के पास है, अमेरिका के पास है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखिए ना ट्रंप की हालत क्या हो गई है। 34 ईरान के शिप, यानी $900 मिलियन इतने का तेल ईरान इसकी नेवी की नाक के नीचे से हॉर्मुज से निकाल ले गया, और यह कह रहा है हॉर्मुज मैंने ब्लॉक किया हुआ, ईरान के जहाज नहीं जाने दूंगा। तक झूठ बोलता है। इतने मिलियन बैरल तेल, यानी 34 जहाज हॉर्मुज से निकल रहे हैं, जहां ईरान एक एक जहाज को पकड़ ले रहा है। 34 निकल जा रहे हैं इनकी नेवी से। इसका मतलब क्या है? केवल हवाबाजी है कुछ नहीं, खल्लास है नीचे से, केवल हवाबाजी है। इसलिए अब ये क्या कर रहा है? ये परसुएशन कर रहा है। परसुएशन और कोएर्जन क्या होता है? कोएर्जन क्या है?
जैसे इसने युद्ध किया, डराने की कोशिश की, नहीं कर रहा, अब परसुएशन कर रहा है कि ठीक है आप ले जाइए, अपने जहाज ले जाइए, सीज फायर करिए। समझ गए? ये वाला परसुएशन अब अपनाना जा रहा है। ईरान सीजेस शिप्स इन हॉर्मुज स्ट्रेट आफ्टर ट्रंप एक्सटेंड सीज फायर। जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड किया, जहाजों को पकड़ लिया किसने? ईरान ने, हॉर्मुज में। देखिए मैं आपको एक बात सच्चाई बता देता हूं, ईरान भी दलाल है। देखिए ना, एक सच्चाई से आपको रूबरू करवाता हूं, आपको अगर पता नहीं होगी तो। यहां देखिए, ईरान को कभी भी, इतने वर्षों से व्यापार चल रहा है, ईरान को कभी भी पता ही नहीं था कि हॉर्मुज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि पूरी की पूरी दुनिया की उसको ट्रेड को ये इंबैलेंस कर देगा। अब हॉर्मुज उसको न्यूक्लियर से ज्यादा पावरफुल बना चुका है, न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है, हॉर्मुज इज ए न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अब वो कह रहा है कि यहां से कोई भी जहाज निकलेगा वो बिना ईरान के इंटरवेंशन के, बिना ईरान की परमिशन के नहीं निकल सकता है। अब ये इसने नया पैंतरा अपना लिया है पैसे कमाने का। अब बाकी के सब लोग फंसे हुए हैं तो पैसे देंगे, क्या करें, उनकी मजबूरी है भाई। देखिए 75, अब पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में धागे खुले किताब कि 75% जो पीड़ित हैं, 75% जो विक्टिम्स हैं वो हिंदू हैं। पाकिस्तान के अंदर 14 से 18 साल की लड़कियों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबरदस्ती उनकी एक मुस्लिम लड़के से शादी कराते हैं और फिर उसका धर्म परिवर्तन करते हैं। और पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे वो बिल्कुल खत्मे के कगार पर हैं, 10, 20, 50 फैमिली बची हैं बस। आप समझ लीजिए, ये पाकिस्तान में कल यूनाइटेड नेशन में खोला है कि फोर्स्ड कन्वर्जन केसेस इन पाकिस्तान में एक यूनाइटेड नेशन वरी, चिंता में यूनाइटेड नेशन, लेकिन काम कुछ कर नहीं पाएगा, बेकार का ऑर्गेनाइजेशन है। 75% जो विक्टिम है वो पाकिस्तान में हिंदू है। कॉन्स्पिरेसी टू गेट पाकिस्तान वाटर फ्रॉम इंडिया, और ये जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान करना चाह रहा है कि कहीं कोई बम विस्फोट कर दें, कुछ कर दें, अपने बाप को डराने की कोशिश कर रहा है किसी बम विस्फोट से, पानी को खुलवाने के दबाव बना रहा है कि पानी खुल जाए। लेकिन ध्यान रखना, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस दैट वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। एक साथ नहीं बहेंगे खून और पानी, ये अब अपनी कान खोलकर सुन लेना। अब आपको सबसे खास न्यूज बता रहा हूं, जो मैं शुरुआत में बता रहा था कि खान सर के बारे में एक बात बताऊंगा, वो ये न्यूज है। भीम आर्मी का चीफ है चंद्रशेखर रावण, ये बैट्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, रीड हाउ अंबेडकर हिमसेल्फ हैड अबेंडन्ड इट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स इट। अब एक बात समझिए, यहां पर क्या, देखिए टीचर वो अच्छे हैं, बड़े टीचर हैं, काफी जानकार है, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए, लेकिन ऐसा तो स्लिप ऑफ टंग होता नहीं, ये तो समझ की बात है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, 1930 की बात है, ये पुरजोर तरीके से एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। अब आप कहेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है सर? मैं बताता हूं आपको। एक इलाका है, वहां पर सभी मान लीजिए दलित रहते हैं, तो वहां अब यह कानून बना दिया जाए कि यहां दलित आदमी ही खड़ा होगा और केवल दलित आदमी ही वोट करेगा, दूसरा कोई हिंदू कम्युनिटी वोट नहीं करेगा, कोई भी हिंदू वोट नहीं कर सकता, केवल दलित ही खड़ा होगा और दलित ही वोट करेगा। जैसे सेम समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मिंटो मार्ले के सुधार आए थे 1909 में, उसमें अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का निर्माण किया था। मतलब कुछ इलाके ऐसे थे जहां सिर्फ मुस्लिम रहते थे, उन्होंने कहा था इस इलाके को सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं, यहां मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और सिर्फ उसको मुसलमान ही वोट करेंगे, हिंदू उसको वोट नहीं कर सकता, कोई भी दूसरी कम्युनिटी उसे वोट नहीं कर सकती, वो केवल मुस्लिमों आदमी खड़ा होगा और मुस्लिमों में से चुना जाएगा। इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यह अंबेडकर साहब ने कहा था 1930 में पुरजोर, और 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1931, उसमें अंबेडकर के साहब की बहस हो गई गांधी जी से। गांधी जी कहते हैं कि आरक्षण ठीक है, रिजर्वेशन आप दे दीजिए उनको उनके उत्थान के लिए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, क्योंकि इससे तो वो हिंदू कम्युनिटी से ही अलग हो जाएगा, फिर तो हिंदू से उसका मतलब ही नहीं रहेगा, वो हिंदू ही नहीं रह जाएगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को माना नहीं गया। उसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी वहां से उस गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के वापस आ गए। अब वापस आ गए तो बाद में अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया, अंग्रेज तो हमेशा फूट डालो राज करो की नीति करते हैं, तो उस समय पे अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री था, अंग्रेजों ने क्या किया, उस इलेक्टोरेट को मंजूरी दे दी, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। अब उसमें क्या होता, दलित ही खड़ा होता, दलित ही वोट करता। लेकिन बाद में गांधी जी यरबदा जेल में थे और वहां उन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आमरण अनशन पर जाता हूं। और उसके बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब जेल में आते हैं और जेल में आकर वहीं पर पूना पैक्ट साइन होता है, और पूना पैक्ट में यह शर्त रखी जाती है कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, इससे तो वो हिंदू से ही कट जाएंगे। यह फैक्ट उन्होंने उल्टा बता दिया। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे और
अंबेडकर साहब ने उसके लिए मना कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, आरक्षण चाहिए। नहीं, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, आरक्षण की बात गांधी जी ने की थी। ध्यान दीजिएगा, इस बार के यूजीसी नेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। तो ये ऐसा कुछ फैक्ट गलत हो जाए तो उसको क्रॉस वेरीफाई करके, चेक करके जनता को बताएं, क्योंकि जनता हमको मिलियनों में सुनती है, उनके पास गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। दैट इज द ओनली सोल मोटो। यह केवल हमारा मोटो है इस बात के पीछे। ये देखिए, आईपैक रेड, यहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी को, कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी जो सरकारी मशीनरी में है, वो ईडी की रेड को इंटरप्ट नहीं कर सकता। इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं यह डर हो गया है कि अब मैं जा रही हूं। आपका क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यह जा रही है या नहीं। वीडियो कैसा लगा, महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। कभी जीवन में आपको गलतफहमी का शिकार नहीं बनाऊंगा, जो होगा वो आपके सामने होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।